का एक लास्ट पॉइंट है और वो पॉइंट है आपके पास लिक्विड क्रिस्टल्स। क्या है लिक्विड क्रिस्टल्स। ये लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब मेल्ट करते हैं, वो मेल्ट होने के बाद क्लियर सॉल्यूशन नहीं देता, बल्कि वो क्या बनाता है? टर्बिड। सही, वो क्या बनाता है? टर्बिड या क्लाउडी सॉल्यूशन। और वो मजीद हीट करने पर फिर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। हम उसे कहते हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स। अब आप उसे अगर ट्रांसपेरेंट है, अब आप क्या करें? इसे हीट करना छोड़ दें और इसे कूल होने दें, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा? टर्बिड। और कहीं क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जितने भी आपके पास लिक्विड क्रिस्टल की इंपॉर्टेंस क्या है? जितने भी स्क्रीन्स आपके सामने बनाई गई हैं, डिस्प्ले स्क्रीन्स, जिसको आप कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल, या जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे आप कहते हैं एलसीडीज, वो सारे सारे इसके लिक्विड क्रिस्टल से बनाए हैं। सही है, तो इसकी अगर इंपॉर्टेंस जाननी हो, ये कैलकुलेटर, लैपटॉप, टैबलेट, सही है, आपके पास जितनी भी डिवाइसेस हैं सबके अंदर ये कैमरा, जितनी भी आपके पास माइक्रोचिप्स होती हैं, उन सबके अंदर आपके पास किसका यूज है? लिक्विड क्रिस्टल्स। ये डिजिटल थर्मामीटर्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है, स्कैनर्स पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसका मतलब है लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है? लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप उसे क्या करें? हीट करें, तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट। लेकिन मेल्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बल्कि वो क्या होगा? टर्बिड हो जाता है मजीद हीट करने, और उसे फर्दर हीट करते हैं तो वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर उसे कूल करना शुरू करते हैं तो आपके पास क्या होगा? वो दोबारा से टर्बिडिटी की तरफ आता है। सही है, तो दैट इज लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ तक हमारा कौन सा टॉपिक एंड होता है? सॉलिड एंड। सही। अब जो मैं बात शुरू करने वाली हूँ वो है केमिकल काइनेटिक्स। वो है एक टेक्निकल बात जिसको हमने मिलकर बात करनी है। पिक्चर ले लें, मैंने टॉपिक चेंज करना है जल्दी से। अच्छा, फिर एक और बात है, मैं आपको 7 मिनट्स और दे दूँ, मोबाइल आप लोगों के माशाल्लाह चलते हैं, आप उसमें से 7 क्रिस्टल सिस्टम निकालें। 7 क्रिस्टल सिस्टम निकालें, तो आपके पास साइड्स और एंगल्स आएंगे। जल्दी उसमें से कोई तीन याद करके बता दें, कोई तीन जल्दी से। मैं इसके लिए आपको 10 मिनट देंगे, आपके पास लिखे हैं? ऐसे ही कोई भी तीन याद करते हैं, आप सर्च कर लिया, अगर नहीं तो उनके साथ जाके बैठ जाए। कोई तीन। देखो, क्यूबिक और पैरल। क्यूबिक में सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है और सारे एंगल्स 90 के। रोम्बोहेड्रिक में भी क्या है?
क्या सवाल हुआ? अनइक्वल वो भी आप करना आपके पास आसान है। सही है, तो दो तो वैसे ही ट्राइट्रेनियम में कोई साइड इक्वल नहीं है, कोई सिंगल क्या है इक्वल। इसके बाद आपके पास बचता है टेट्रागोनल, उसमें सारी साइड्स इक्वल है, आपके पास एक साइड अनइक्वल है और एंगल्स क्या है इक्वल है। सही है, इसका मतलब है आप अगर इसको सीक्वेंस से याद करो तो शुरू के तीन के अंदर साइड्स का प्रॉब्लम आएगा और एंगल क्या रहेगा 90 के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपके पास एंगल चेंज होते जाएंगे और साइड्स का इशू। लेकिन बहरहाल जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे तब तक हमारे पास इसका सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स सही है, चलो जरा देखते हैं कि इस केमिकल काइनेटिक्स में क्या हो सकता है। इस केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास क्या मौजूद है, अगर मैं आपसे कहूँ आप इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर किसके बारे में पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और फिर क्या पढ़ते हैं आप, अगर मैं आपसे बात करूं तो सिमिलरली आप यहाँ पर एक और काम कर रहे हैं और वो ये कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अच्छा, फिर आप जब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो आप यहाँ पे ये भी देखते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। ऑप्टिमम कंडीशंस टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड। और यील्ड किसे कहते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये सारी कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन अगर मैं आपसे सबसे पहले इसकी बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर होनी चाहिए मोलर। और मोलर का मतलब क्या होता है, मोल पर क्यूबिक डेसिमीटर या मोल पर लीटर, या फिर आप उसे कह सकते हैं कैपिटल है। सही है, आप उसे क्या कह सकते हैं, कैपिटल एन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, फिर उसके बाद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। सही है, क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यानी मैं आपसे कहूं कि आपके पास रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप कहेंगे डेल्टा एक्स अपॉन, और आपके पास इसका यूनिट क्या बनेगा, डेल्टा एक्स मतलब कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज मोल पर डीएन क्यूब, और टाइम का यूनिट क्या था, सेकंड। इसका मतलब आपके पास रेट का यूनिट क्या बनेगा, रेट का यूनिट बनेगा मोल पर डीएन क्यूब पर सेकंड। डीएन क्यूब की जगह क्या आ सकता है, लीटर, तो क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। या फिर आप इसको शॉर्टली ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब है दैट इज मोलर। दिस इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन पे बात करते हैं तो आपको वहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन देखना पड़ता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है, इसको आप रेट लॉ भी कहते हैं। चलिए, ये लॉ ऑफ मास एक्शन आप अपने पास सिलेबस में दो तरह से पढ़ते हैं, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट मैं आपको रटा रटाया तो नहीं कह रही, लेकिन समझाने के लिए कह रही हूँ कि उसके अगर मैं दो पार्ट्स बना दूं तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस। जिसे मैंने कहा मोलर कॉन्सेंट्रेशन, उसे आप क्या नाम दे सकते हैं, एक्टिव मास। और उस एक्टिव मास को आप किससे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। यानी इस वक्त इस स्क्वायर ब्रैकेट को बनाने का मकसद ये है कि इसका मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कैपिटल है या फिर मोल पर डी है, यानी रेट ऑफ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। जितना एक्टिव मास ज्यादा होगा उतना रेट भी क्या होगा, ज्यादा। फिर एक और कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, हमें सब्सटेंस नहीं चाहिए, किसी केमिकल रिएक्शन की बात चाहिए। अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन ये है फॉर एग्जांपल, जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं कि कंसीडर ए रिएक्ट्स विद बी एंड फॉर्म प्रोडक्ट।
तो इसका मतलब इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है, ए एंड बी। अब rate is directly proportional to the product of active masses of all reactant। क्या कहा मैंने, प्रोडक्ट का मतलब यानी दोनों आपके पास एक्टिव मासेस के दरमियान कोई सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जितना मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही रेट ऑफ क्या होगा, रिएक्शन। सही है। इसको अगर आप अब यहाँ पर एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहें तो आप जानते हैं प्रोपोर्शनली साइन हट जाएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और आप इस वक्त इस कांस्टेंट को क्या नाम देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। सही है, क्या नाम देते हैं, रेट कांस्टेंट। और ये पूरी इक्वेशन क्या कहलाती है, रेट एक्सप्रेशन। सही है, ये पूरी जो है वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, रेट एक्सप्रेशन, या फिर आप इसको अक्सर बड़े आसान लफ्जों में एक और नाम भी दे देते हैं, दैट इज रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन मुझे क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट कांस्टेंट। जब आप रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ना शुरू होते हैं तो ये बात याद रखें, रेट कांस्टेंट नाम बता रहा है कि इट इज कांस्टेंट, यानी इसका मतलब है इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी आप अगर ये कहें कि रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है तो वो भी आपको याद रखने में आसानी है। सही है, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर। यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो यकीनन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, कोलिजन ज्यादा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाती है, ज्यादा। इसीलिए जो रेट कांस्टेंट है वो वेरी करता है किससे, टेम्परेचर से। टेम्परेचर ज्यादा या कम होने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। अच्छा, रेट कांस्टेंट हमें क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे लगे ना तो बता दूं तो दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इसे कहते हैं सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इन रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में हमारे पास सबसे आसान, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, अगर किसी हाई लेवल पे पढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक है, थर्ड ऑर्डर तक है। यानी कोई रिएक्शन होगा जीरो ऑर्डर, कोई रिएक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर, कोई रिएक्शन क्या होगा सेकंड ऑर्डर, कोई रिएक्शन क्या होगा थर्ड ऑर्डर। चलिए, फ्रैक्शनल ऑर्डर्स भी होते हैं, डेसिमल ऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन हम उस पर इतनी बात नहीं करनी, क्योंकि रेट कांस्टेंट किस में हेल्प करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस वक्त इस इक्वेशन में मैं आपसे कहूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप कहेंगे इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर क्या है, 1। 1 और 1 ऐड करके क्या हो जाएगा, यानी सेकंड ऑर्डर। अच्छा, रेट कांस्टेंट की ना यूनिट्स भी होती है, हम इसकी यूनिट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल कंडीशन नंबर 1 पे जाते हैं, व्हेन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट एंड इट डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट 1 और मोर। आपने इसका फॉर्मूला बनाया रेट इक्वल्स टू के, और यहाँ क्या आ गया, ए। मुझे किसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है, के के लिए, तो फॉर्मूला भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, दैट इज रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ रेट की यूनिट क्या थी, तो आपको मैंने अभी बताई थी रेट की यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। और कॉन्सेंट्रेशन मैंने अभी आपको बताया था कि इस कॉन्सेंट्रेशन को आप किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। तो आपने यहाँ पे क्या रखा, मोल पर डीएम क्यूब। कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, मोल पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। सही, तो आपके पास क्या रहेगा, सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब है इस वक्त k की वैल्यू क्या है, सेकेंड इनवर्स। इज इट क्लियर, k की वैल्यू क्या है, सेकेंड इनवर्स, यानी यूनिट क्या है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसे हो a plus b when two reactants are present,
and it form a product. तो इसकी रेट इक्वेशन तो हम आराम से बना लेंगे, that is rate is equals to K and concentration of A and concentration of B. K निकालना है तो आपके पास क्या बनेगा, रेट अपॉन क्या होगा, concentration of A and concentration of B से डिवाइड किया, यूनिट ड्राइव करते हैं। रेट की यूनिट क्या थी, अभी हमने सीखी, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जब ये कैंसिल होगा तो आपके सामने एक यूनिट बन रही है, सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स डीएम क्यूब। अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते हैं, इसको लिखेंगे डीएम क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। इज इट क्लियर? तो आपके पास यूनिट ऑफ के आप ड्राइव कर सकते हैं बाय दिस वन। सही, पिक्चर लेनी है, पिक्चर है। बोथ ऑफ यू फील्ड रेट कांस्टेंट से रिलेटेड जब हम आगे बात करते हैं तो फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जिनको बढ़ाने से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज्यादा हो सकता है। इसमें से फर्स्ट वन जो फैक्टर है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपसे ये बात की जाए कि बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या फर्क पड़ता है, तो आप कहेंगे कि सभी अभी थोड़ी देर पहले लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमें यही बात बताई है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। सही है। अब अगर मैं इसको ऐसे भी कंसीडर कर लूं, और से सुन लीजिएगा मेरी बात को, फॉर एग्जांपल मेरे पास है NO है, ऑक्सीजन फिर बन रहा है NO, दैट इज टेकन ट्वाइस। सही है। अब जरा बोर्ड पे देखो और मेरी बात को आसानी से बताओ कि मैं आपसे कहूं, बताओ ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं डबल कर दूं, सही है, किसकी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, डबल, तो बताओ रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे रेट भी क्या हो जाएगा, डबल। क्यों भाई, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। एम आई राइट? लेकिन जब मैं आपसे बात करूं कि अच्छा बताओ अगर NO की कॉन्सेंट्रेशन डबल की जाए, तो आप कहेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NO और उसके ऊपर पावर क्या है, 2। ऐसा ही है ना। और आप कहते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो, डबल का मतलब 1 के बजाय क्या कर दो, 2। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेंगे, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कितना फर्क पड़ेगा, दैट इज 4 टाइम्स। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ, अच्छा आपके पास यहाँ पर NO की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपसे कही जाए जो है वो थ्राइस कर दो, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दो। सही है। कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स का मतलब है NO की जगह क्या आएगा, 3, और 3 के ऊपर क्या मौजूद है, पावर, तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, नॉट 6। ठीक है, के स्टूडेंट को कम से कम स्क्वायर का मतलब तो समझ लो, दैट इज 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितना बनेगा, 9 टाइम्स। चलिए सिमिलरली मैं आपको ऐसे कह कि मैं यहाँ NO की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दूं, तो बताओ यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे रेट बिकम्स 1 4 टाइम्स।
और अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन 1/3 टाइम्स कर दूं तो इसका मतलब है यानी कॉन्सेंट्रेशन 1/3 टाइम्स कर दूं और आपसे पूछो बताओ रेट कितने टाइम्स है, तो आप क्या कहेंगे 1/9 टाइम्स। ये मैंने जितने भी एग्जांपल दी हैं ये सब इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज पूछी जाती हैं कि आपको पावर का कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में या फिर। सेकेंड फैक्टर बहुत आसान है विच इज टेम्परेचर। टेम्परेचर तो ऐसी ही बात है कि मैं आपसे कहूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाती है and as a result of which number of collision increases. When they collide more frequently, more amount of product will be formed. टेम्परेचर का इम्पैक्ट ये है यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बढ़ जाए। सही है। और इसमें रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी कह सकते हैं और आपकी बुक में ना ग्राफ भी है और इस ग्राफ के अंदर आपके पास यहाँ पर बताया था T1 और T2 से रिलेटेड सिचुएशन है तो बनाए मेहरबानी आपको वहाँ पे ये देखना है कि किस के लिए या इस ग्राफ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि यहाँ पे टेम्परेचर कम तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ज्यादा। यानी दैट इज फॉर T1 एंड इट इज फॉर T2। सही है। तो ये बात आपको याद रखना है। इस ग्राफ को बुक में से लाजमी देखिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको पता चलता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 3 में हम कहते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा मैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आपको ऐसे ही बात कुछ बताऊंगी। कुछ रिएक्टेंट क्या करते हैं, कुछ रिएक्टेंट फास्ट मोड पर रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट तेजी से बनाते हैं और कुछ रिएक्टेंट स्लो मोड पर रिएक्ट करते हैं और वहां पर प्रोडक्ट तेजी से नहीं बनता है बल्कि वहां प्रोडक्ट क्या बनता है कम। इस बात को मैं अक्सर एक और चीज से भी सपोर्ट करती हूँ और वो सपोर्ट ऐसे है कि आप उसे कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या कहते हैं उसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अच्छा इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या होगा उसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये भी याद रखें कि जब रिएक्टेंट कोलाइड करता है यानी कोलिजन करता है तो वो कोलिजन दो तरह का हो सकता है। एक कोलिजन क्या कहलाता है इफेक्टिव कोलिजन और एक क्या कहलाता है नॉन इफेक्टिव कोलिजन। जिसे आप कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन इसका मतलब है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कोलाइड करे और कोलाइड करने के बाद क्या बना ले प्रोडक्ट बना लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हम ऐसे को कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और नॉन इफेक्टिव किसे कहते हैं नॉन इफेक्टिव जहां पर प्रोडक्ट नहीं बनता। अब अगर आप किसी को रिएक्टेंट को फास्ट या स्लो कहते हैं तो तीन एनर्जी का कांसेप्ट रखते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी which is the sum of internal energy plus activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी ये एडिशनल एनर्जी होती है जो आपको क्या करती है एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। और इंटरनल एनर्जी बिल्कुल हर सब्सटेंस की अपनी इंटरनल कैपेसिटी है। सही है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है सम ऑफ ऑल एनर्जीज यानी जितनी भी एनर्जीज है उसका सम। अब अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखूं तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है और उसी के साथ साथ दूसरा ग्राफ। सही। मैंने यहाँ पर लिखा चेंज यहाँ पर वैसे कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन लेकिन मैंने यहाँ लिखा चेंज इन एनर्जी और यहाँ लिखा टाइम। इस वक्त रिएक्टेंट यहाँ बनाया और ये आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहिए लेकिन आप जो में आप इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है इस एक जगह पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल भी है और क्या मौजूद है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट का काम क्या है कि रिएक्ट करके क्या बनाएगा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का काम क्या है कि प्रोडक्ट बनने के बाद अपनी एक्चुअल फॉर्म में नजर आएगा। इस रिएक्टेंट को यहां तक जाना है
लेकिन उसकी एनर्जी देखिए, चेंज इन एनर्जी मुझे बता रही उसकी एनर्जी से कितनी है, और इस वक्त इसकी जो एनर्जी इसके साथ मौजूद है वो क्या है, इंटरनल। और इसे इस पॉइंट तक जाने के लिए एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है, एक्टिविटी। जब तक ये रिएक्टेंट ये एडिशनल एनर्जी नहीं ले लेगा तब तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब है इट टेक्स टाइम टू रीच द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और थ्रेशोल्ड लेवल। हम इसको थ्रेशोल्ड लेवल भी कहते हैं, सही है, हम इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल। और एक्टिवेशन और इंटरनल एनर्जी का सम क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड। अच्छा, इसमें ना मुझे एक और बात भी नजर आ रही, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा। इसका मतलब है जब तक रिएक्टेंट एक्टिवेट नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। यहाँ पर देखकर बताइएगा जरा, यहाँ मैंने बताया रिएक्टेंट और यहाँ मैंने प्रोडक्ट, इसको देखकर क्या अंदाजा होता है कौन एनर्जेटिक है और कौन एनर्जेटिक। रिएक्टेंट कौन है, एनर्जेटिक। थ्रेशोल्ड लेवल यहीं पर है आपके पास, रिएक्टेंट ने रिएक्ट करा और क्या बनाया, प्रोडक्ट। चाहिए इसकी भी थ्रेशोल्ड एनर्जी, लेकिन इस वक्त इस रिएक्टेंट की अपनी कैपेसिटी ज्यादा थी, यानी इंटरनल एनर्जी ज्यादा थी। और यहाँ पर क्या मौजूद है आपके पास, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सही है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इन दोनों में से स्लो कौन है और फास्ट कौन है, कौन जल्दी पहुंच जाएगा इस थ्रेशोल्ड लेवल पर और कौन देर में पहुंचेगा थ्रेशोल्ड लेवल तक। तो आप देख रहे हैं कौन देर में पहुंचेगा, फर्स्ट वन। इसका मतलब है ये क्या है, स्लो, और ये क्या है, सेकंड वन, फास्ट। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हमें ये बताती है कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान ऐसा नहीं बनता है इनवर्स। अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो। और अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। सही है। और ये मैंने क्या लिखा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैंने इसको डायनेमिकली आपको दिखाने की कोशिश। सही है, तो जरा से नोट डाउन करें कोई प्लीज, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, इसमें आपको आसानी है, अगर डायग्राम बनाने के मूड में हो तो बनाना जो बोलो। मेरी दिक्कत ये, इसके बाद है नेक्स्ट वन, रेडिएशंस। सही है, क्या है बेटा, रेडिएशंस। अच्छा, अब ये रेडिएशंस क्या है जरा मुझे नहीं कहता है। इसका मतलब ये है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जो रेडिएशन से रिलेटेड है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस।
और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर। सही है, उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, फिर आपसे बात की जाए कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप रेडिएशंस की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किस तरह की केमिकल रिएक्शन मिली है? आपने एग्जाम्पल जैसे देखी थी कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जब आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ अल्ट्रावायलेट फ्यूजन चाहिए, तभी कहीं जाकर रिएक्शन इनिशिएट होता है और अपनी फर्दर प्रोडक्ट बनाता है। सिमिलरली आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन भी आपस में रिएक्ट करते हैं इन द सेम रीजन और क्या बनाता है? HCl। और ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सही है, इसका मतलब ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर वुड बी द आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, ये आपके पास फैक्टर से रिलेटेड था जिसमें आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पढ़ा, उसमें आपने टेम्परेचर पढ़ा, फिर आपने वहां पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा? रेडिएशंस पढ़ा। और लास्ट वन जो फैक्टर है वो क्या कहलाता है? कैटलिस्ट। सही है, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट आपके पास स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। सही है, कैटलिस्ट क्या करता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। और जब ये स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, इसका मतलब है कैसे इंक्रीज करता है? बाय लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यानी मैंने जो डायग्राम अभी आपको यहाँ पे बना के बताई थी जिसके अंदर फास्ट जो है वो क्या था? रिएक्शन। वहां पे कैटलिस्ट है, जहाँ पे स्लो था अगर आप वहाँ कैटलिस्ट ऐड कर दें तो वो उसका पाथवे क्या कर देता है? चेंज। यानी अगर वहां पर आपके पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट और आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और कैटलिस्ट ऐड कर दें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम। सही, ये विद द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो इसका मतलब ऐसे कैटलिस्ट क्या करते हैं? ये कंज्यूम भी नहीं होते। सही, और ये पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं रिएक्शन। यानी इनकी क्वांटिटी पर हम डिपेंड नहीं करते हैं। इनकी क्वांटिटी कम हो या ज्यादा, रिएक्शन की स्पीड इस पर मैटर नहीं करती, बस कैटलिस्ट का होना जरूरी। इस पूरे प्रोसेस को आप जिसका नाम देते हैं दैट इज नोन एज कैटालिसिस। और कैटालिसिस दो तरह की होती है, एक कहलाती है होमोजेनस और एक क्या कहलाती है? हेट्रोजेनस। होमोजेनस कैटालिसिस का मतलब ये होता है, होमोजेनस कैटालिसिस का मतलब ये है कि रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम स्टेट। यानी रिएक्टेंट क्या है? पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दोनों क्या हो? सेम स्टेट में हो, तो आप उसे क्या कहते हैं? होमोजेनस। लेकिन हेट्रोजेनस में क्या होगा? डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में अगर मौजूद है। जैसे कि आप इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि आपको याद होगा आपके पास इथीन है और हाइड्रोजन ऐड होना चाहता है और आपने यहाँ पे निकल कैटलिस्ट लिया और निकल इन फॉर्म ऑफ सॉलिड लिया। चलिए, तो आपके पास क्या बनेगा? आप कहेंगे दैट इज द प्रोडक्ट व्हिच इज C2H6। जा सकते हैं अगर आपको ये यूज करना है। नेक्स्ट वन SO2 प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स SO3। और यहाँ पर भी सारी गैसेस हैं, सिर्फ आपके पास जो है वो कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड किसमें है? सॉलिड स्टेट। तो आपको याद रखना है कि कैटलिसिस आपके पास दो तरह की हो सकती है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सेम स्टेट में है होमोजेनस, जिसमें डिफरेंट स्टेट में है वो क्या है? हेट्रोजेनस। अच्छा, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में बड़ी आसान आसान सी बातें हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है पॉजिटिव कैटलिस्ट। आप कैटलिस्ट की डेफिनेशन की बात करें या पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें, दोनों बातें क्या है? सेम है। यानी कैटलिस्ट हो या पॉजिटिव कैटलिस्ट हो, दोनों बातें सेम का क्या मतलब है? आपके पास बहुत आसान सी बात है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट हमें क्या बताता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट हमें ये बताता है कि भाई इससे स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देनी है विदाउट इन्वॉल्वमेंट और बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। यानी रेट क्या होगा? इंक्रीज।
सही। नंबर 2 और आगे जितने भी कैटलिस्ट देख रहे हैं, चाहे निकल इन फॉर्म ऑफ जो है ब्रेनिल निकल इन द हाइड्रोजनेशन या वेनेडियम पेंटॉक्साइड या आयरन पीसेस, या फिर आपके पास जो है प्लैटिनम प्लैटियम, ये सब पॉजिटिव कैटलिस्ट है क्योंकि वो स्टेशन की स्पीड को एनहांस करते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट का एक और नाम भी हो सकता है जिसको आप कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर का काम ये होता है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि इस रिएक्शन में क्या होगा, रेट क्या करना है, इंक्रीज नहीं करना है बल्कि क्या करना है, डिक्रीज। सही है, रेट क्या करना है, इंक्रीज नहीं करना है बल्कि क्या करना है, डिक्रीज। अच्छा, अब आपके पास फॉर एग्जांपल इसका एक ऐसा प्रोसेस है कि मैं आपसे कहूं कि CnCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म। आप सब जानते होंगे एनेस्थीसिया में किसे इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफॉर्म। लेकिन क्लोरोफॉर्म अगर सिंपली ले लिया जाए तो वो हमारी बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजनेटेड कंडीशन पे बन के एक पॉइजनस गैस बनाता है, पॉइजनस मॉलिक्यूल बनाना है व्हिच इज पॉइजनिंग गैस। हम क्या, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, हम तो वो एनेस्थीसिया के तौर पे दे रहे हैं कि कोई सर्जरी हो जाएगी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसे ट्रीट करना है। तो अगर ये ऑक्सीजनेटेड हो गया तो फिर तो वो बंदा रिकवरी पर नहीं आ सकता है, वो ब्रेन हैमरेज का शिकार हो जाएगा। तो हमें इस रिएक्शन को होने से बचाना है, तो हम इस क्लोरोफॉर्म के साथ किसी और 10% किसे मजीद दे रहे होते हैं, C2H5। C2H5OH क्या करता है, इस रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता है बल्कि इसको बनने नहीं देता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिट करने का मतलब है रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन या ना होने के बराबर कर देता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देता होगा, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद आप थर्ड वन देखते हैं व्हिच इज नोन एज बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एंजाइम्स। और अगर मैं बायोकैटलिस्ट की बात करूं तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। सही है। और आपको छोटी सी बात और बता दूं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन का मतलब है वो किससे बने होते हैं, आपने रिसेंटली सेकेंड ईयर में पढ़ा है, किससे बने हैं, अमाइनो एसिड। यानी माल्टोज के लिए इसे हाइड्रोलिसिस में ले जाने के लिए क्या आना चाहिए, माल्टेज। सक्रोज के लिए कौन सा एंजाइम आना चाहिए, सक्रेज। सही। यानी आपके पास एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। ये तमाम बायोकैटलिस्ट कौन से रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। और बायोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है, सिंपल, जो आपके पास कहाँ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। अच्छा, बायोकैटलिस्ट के बाद जो आपके पास यहाँ पर फोर्थ वन है, इट इज नोन एज ऑटोकैटलिस्ट। ऑटो नाम बता रहा है, जो खुद ब खुद बन जाए। इसमें ऑटोकैटलिस्ट में क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना शुरू होता है ना, वो प्रोडक्ट इसकी स्पीड को कंट्रोल करना शुरू करता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस में आपको मतलब अलग से कैटलिस्ट ऐड नहीं करना पड़ता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई सब्सटेंस प्रोडक्ट का उसकी स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलिए, जैसे कि मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ, तो थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल। जैसे आप रिडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं, तो आपने रिडॉक्स टाइट्रेशन में देखा होगा, हम यूज करते हैं पर्पल कलर का सॉल्यूशन व्हिच इज पोटेशियम परमैंगनेट। इस पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन के अंदर आप कोई इंडिकेटर ऐड नहीं करते। सही है कि मिथाइल ऑरेंज होगा तो फिनोक्सिलिन होगा, क्यों, क्योंकि हम आपसे कह देते हैं यहाँ पर जो मैग्नीज आयन है ना, या मैग्नेट आयन है, चलिए इट बिहेव लाइक द इंडिकेटर, या फिर ये इस रिएक्शन के कलर को खुद क्या करेगा, यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह ऑटो कैटलिस्ट की भी एग्जांपल है। ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाता है, और वो सब्सटेंस इतनी तेजी से बनेगा ना, उतनी तेजी से उसकी स्पीड को क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। चलिए, तो ये क्या था आपके पास टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन ये याद रखें, अभी तक मैंने इस चैप्टर में जितनी भी बात की है वो पूरी थ्योरी। अब जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है इसकी कैलकुलेशन, जिस पर आपने यकीनन कैलकुलेट करके बताना है। पहले से नोट डाउन करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हाँ बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, calculate rate when concentration of NO and oxygen is 0.5 molar and rate constant is 1.8 10 to power 3 और इक्वेशन है ये 2NO plus oxygen it forms 2NO। चलिए इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट। तो रेट फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या बनाए, इक्वेशन। रेट इक्वल्स टू के और यहाँ क्या आएगा, NO और NO की पावर क्या है, फॉर्म पे क्या आएगा, ऑक्सीजन। के की वैल्यू गिवन है, नजर आ रही होगी आपको। NO की वैल्यू गिवन है और ऑक्सीजन की वैल्यू भी क्या है, गिवन है। कैलकुलेट करके बताएं। यस, देख के कैलकुलेट होता है। कैलकुलेटर से ही कर लो ना भाई। मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए, इतना भी होना चाहिए कि एक टाइम रख कर आ जाए, क्योंकि पता है कि पढ़ना भी है। सही है, आपने के की वैल्यू रखी 1.8 10 टू पावर 3, एन की वैल्यू रखी 0.5, 0.5 स्क्वायर याद होगा 0.25 और मैंने 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इन सारी वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ रहा होगा, जो भी है उसकी करेक्ट यूनिट जरूर बता दीजिएगा, दैट इज मोल पर डीएमक्यू पर सेकंड। सही है, उसके बाद आते हैं फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपके पास क्या बात होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपके पास बात कुछ इस तरह से है। एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया जाता है और आपसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता। इस एक एग्जांपल से लेकर आपको रिकॉल हो जाएगा कि आपने इस तरह के राइडल दिए थे। फॉर एग्जांपल इक्वेशन है आपके पास दिस वन, और वो क्या है, ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। सही है, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपके पास, बी की कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर क्या है, रेट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिर्फ इक्वेशन एक नहीं बता सकते if experimental data is present. For example, first one experiment है, this one is 0.1 molar फिर 0.1 molar और यहाँ पर है 1 10 to power -3। ये इसका रेट है। फर्स्ट वन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सेकेंड वन में क्या हुआ, ए डबल हो जाएगा, बी जो है वो रिमेन सेम और यहाँ हो गया 4 10 to power -3। ये है 0.1, यहाँ हो गया 0.3, फिर हो गया 3 एक्सपोनेंट -3। आपसे क्या कहा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पे पावर्स क्या है, हिडन, और हमें वो पावर्स यहाँ से ढूंढने हैं। ए हमारे लिए सबसे सपोर्टिव है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो या रेट, इसी से बातों को हम कंपेयर करते हैं। ए की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रही है,
और रेट क्या हो रहा है यहाँ पर 4 टाइम्स। इसका मतलब है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। अगर दोनों डबल पूरे होते तो ये बात होती, लेकिन दोनों डबल नहीं हो रहे, एक क्या हो रहा है डबल और एक क्या हो रहा है 4 टाइम्स। इसका मतलब है यहाँ पर क्या आनी चाहिए पावर। सिमिलरली ये बात हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ए बी जो है वो 0.1 से क्या हो रहा है 0.3, यानी कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स। और यहाँ पर रेट भी क्या हो रहा है, रेट की अगर मैं बात करूँ तो रेट क्या हो रहा है 3 टाइम्स इंक्रीज। इसका मतलब है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ पी। नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है आपसे मैं कहूँ यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, रेट एक्सप्रेशन इज a into 2 और फिर क्या आएगा b, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या होगा थर्ड ऑर्डर। क्या होगा इसका आंसर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब आपको हर बार जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक और डेटा देखते हैं और आप मुझे देखकर बता देंगे सिर्फ कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इक्वेशन यही रखी है मैंने, सही है। लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू चेंज क्या है, ये वैल्यूज देख लेते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है 0.1 0.1, यहाँ है 8 into 10 to the power -2, फिर ये हो गया 0.2, फिर हो गया 0.1, फिर हो गया 16 into 10 to the power -2, और ये रहा 0.1 0.2 पे रहा 16 into 10 to the power -2। इस डेटा के अकॉर्डिंग आप मुझे बता सकेंगे, इस डेटा के अकॉर्डिंग आप क्या बता रहे हैं, आप सिंपल 0.1 से क्या हो रहा है 0.2 और 8 से क्या हो रहा है 16। इसका मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। एम आई राइट। फिर बी को देखते हैं, 0.1 से क्या हो रहा है 0.2 और 8 से अधिक क्या हो रहा है 16। इसका मतलब है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या बात चलेगी यहाँ पर भी वही बात है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए इनटू बी। इसका मतलब है इस वक्त इसका ऑर्डर क्या है सेकंड। सही। तो ये वो कैलकुलेशंस हैं जो इस चैप्टर में से हम समझते हैं कि आपसे पूछी जाती हैं, क्योंकि एक में तो बिल्कुल भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है और एक में अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना भी है तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट। सही है, ये था केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड हमारी सारी इंफॉर्मेशन। हम जो बात शुरू करेंगे वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। आपके पास 3 से 4 मिनट का गैप है, केमिकल काइनेटिक्स को रिव्यू करें और फिर मुझे बताएं अगर कोई बात समझ नहीं है। You have 3 to 4 minutes gap, उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर पे बात करनी है जिस केमिकल की। Done? कोई बात कोई ऐसी प्रॉब्लम जो समझना है, इसका मतलब केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या क्या करना है। आपको केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन आना चाहिए,
रेट कांस्टेंट आना चाहिए, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पता हो, फैक्टर्स के बारे में पता हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और कोलिजन थ्योरी का पता हो, जो मैंने आपको पूरा बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्टेंट को लाइन करेगा, वो सब कोलिजन थ्योरी के तौर पे जानी जाती है। और फिर उसके बाद फैक्टर्स के बाद एक एक फैक्टर किस तरह से इम्पैक्ट करता है, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिसिस क्या होती हैं, इक्वेशंस या कैलकुलेशंस कैसे आ सकती हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे विद द हेल्प ऑफ द डेटा फाइंड आउट करते हैं, ये सारा हमारा केमिकल काइनेटिक्स था। अब जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। सही है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आप कौन सी रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, डबल एरो से, हाफ फॉरवर्ड हाफ जो है वो बैकवर्ड से, और इसी तरह कंप्लीटली दोनों साइड पर रिएक्शन से। आप मुझे सिर्फ एक नाम कर दें, आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के कोई 3 डिफरेंसेस बताएं। चलिए जल्दी कॉपी में लिखें खुद जल्दी से। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के कोई 3 डिफरेंसेस। बेटा रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगा, आपके पास इन 2 डायरेक्शंस यानी बोथ डायरेक्शंस की बात हो रही है। और वो बोथ डायरेक्शंस का मतलब क्या है, आपसे बात की जाए तो फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड। जब भी इरिवर्सिबल कहाँ जाएगा, ओनली फॉरवर्ड। अच्छा, फिर आपसे अगर मैं बात करूं कि बोथ डायरेक्शंस की बात की गई है तो इसका मतलब है रिएक्शन यहाँ पर ये हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। कैसे रहेगा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या मतलब, जिस कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट। फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यकीनन एरोस रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं। यहाँ पर इरिवर्सिबल में रिएक्शन से पहले डायरेक्शन में जाता है और जो भी रिएक्शन है वो क्या है, कंप्लीट। क्यों कंप्लीट, क्योंकि ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सही है, और इसे आप सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन also consists of 2 type of reaction, forward और क्या होता है, रिवर्स। फॉरवर्ड क्या से क्या है, फॉरवर्ड रिएक्टेंट से क्या बनाता है, प्रोडक्ट। और इसको हम ऐसे भी कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और बैकवर्ड या रिवर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट से क्या बनता है, रिएक्टेंट। और इसको आप क्या कहते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बिल्कुल ऐसा ही है ना कि कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट क्या है, बैकवर्ड या फिर रिवर्स।
इसका इनिशियल रेट क्या होता है? इनिशियल रेट फास्ट होता है एंड ग्रेजुअली क्या हो जाता है? इसका इनिशियल रेट क्या होता है? इसका इनिशियल रेट होता है स्लो और ग्रेजुअली क्या हो जाता है? फास्ट। इसका मतलब है जब आप इसकी बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम आप किसे कहते हैं? पहले इस बात को सुनिएगा और समझिएगा। देखो अगर कभी ये कहा जाए ना कि मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग, नहीं हो सकता। फिर कोई आपसे ये कहे एमसीक्यू में मोल ऑफ रिएक्टेंट जब मोल ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग, नहीं हो सकता। फिर कोई आपसे ऐसी बात करे कि अच्छा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे नो, ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो फिर क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स। इसका मतलब बहुत आसान है, जितनी तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा उतनी तेजी से क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ लिखा वर्सेस टाइम या प्रोग्रेस ऑफ एज भी कह सकते हैं। एक बनाया कर्व इस तरह और एक कर्व बनाया इस तरह। मैं अब आपसे इन दोनों कर्व पे बात करूं कि बताओ रिएक्टेंट के लिए कौन सा है और प्रोडक्ट के लिए कौन सा है? कौन है रिएक्टेंट के लिए और कौन है प्रोडक्ट? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कौन है? जो डाउनवर्ड आ रहा है, जो अपवर्ड जा रहा है? जो अपवर्ड जा रहा है। अगर आप पढ़ लेना फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया है, पहले कौन मौजूद होगा? रिएक्टेंट ज्यादा होगा या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट, ये ना ना रिएक्टेंट ज्यादा है। ये तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब जो जीरो से स्टार्ट होगा वो प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट ऐसे ऐसे कंज्यूम हो रहा था, कंज्यूम होते होते जितना भी कंज्यूम हो रहा था प्रोडक्ट बना। इसका मतलब दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड। और इसे आप क्या करेंगे? दैट इज रेट ऑफ बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है? ज्यादा। अच्छा फिर एक काम ऐसा भी आएगा कि आपके पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर है? रेट ऑफ बैकवर्ड। और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाए तो हम इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर हम वर्डिंग में कहें, when the rate of forward becomes equal to the rate of reverse or backward direction, then equilibrium established, which is known as the chemical equilibrium. सही, इसे नोट डाउन करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही, अभी आपने हमने पहले लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था फॉर द इरिवर्सिबल। अब आप क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बोथ ए और बी कंबाइन होकर क्या बनाएगा? प्रोडक्ट सी एंड डी। सही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमें इसके लिए केसी फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो सबसे पहले मैंने लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसे मैंने ले लिया 1। फिर रेट ऑफ बैकवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बैकवर्ड के रिएक्टेंट कौन होंगे? सी एंड डी।
तो आपने यहाँ पे क्या लिखा सी और फिर क्या लिखा डी और यहाँ क्या रहेगा। फिर मैं आपसे कहूँ अच्छा इक्विलिब्रियम पर क्या होता होगा, तो आपने कहा तो इस इक्विलिब्रियम पर कुछ इस तरह की बात होती होगी कि आपके पास यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं तो यहाँ क्या आएगा के, और यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं तो यहाँ पे भी क्या आएगा के। लेकिन के के साथ मैंने क्या लगाया एफ और यहाँ पे क्या लगाया बी। ये कांस्टेंट है किसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का, कांस्टेंट है किसका बैकवर्ड डायरेक्शन। अब अगर इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होना चाहिए, रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू क्या थी आपने कहा के एफ और फिर यहाँ क्या है ए और यहाँ क्या है बी। और रेट ऑफ बैकवर्ड किसके बराबर है के बी और यहाँ क्या है ए और यहाँ क्या है बी। नजर आ रहा होगा आपको। मैं कांस्टेंट एक साइड पे कर दूं और मैं कंसंट्रेशन एक साइड पे कर दूं तो kf अपॉन kb इक्वल्स टू, बता तो दिया मैंने, इक्वल्स टू अब यहाँ क्या रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ cd अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b। यानी मैंने कांस्टेंट एक साइड पे किया और कंसंट्रेशन क्या कर दी एक साइड। चलिए अब एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट तो नहीं आ सकते, के बी अपॉन क्या है आपके पास के एफ अपॉन के बी, ये मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाता है जिसको आप क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि इसके अंदर के सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट नहीं है, सी स्टैंड्स फॉर क्या है कॉन्सेंट्रेशन। सही अक्सर पूछ लिया जाता है कि इन केस सी स्टैंड्स फॉर तो आप वहां पे कहते हैं कांस्टेंट, नो इन केस सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। इसका मतलब है मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा के सी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जब मैं आपसे ये बात करूं तो मैं इसका फॉर्मूला शॉर्टली भी लिख सकते हैं कि के सी इक्वल्स टू जो भी प्रोडक्ट है वो किसकी रेशो में आ जानी चाहिए रिएक्टेंट। सही है। अब ये जो केसी है ये किस पर डिपेंड करता है, केसी डिपेंड करता है बिल्कुल उसी की तरह जो रेट कांस्टेंट था डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये केसी किससे इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से भी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से भी। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर केसी किस पर डिपेंड करता है, केसी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर की वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू भी क्या होती है वेरी कर जाती है। अच्छा अब केसी की यूनिट पे बात कर लें अगर हम तो इसकी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब में हमें निकालनी है। इसकी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब में कैसे आ सकती है, चले मैं निकाल लेते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है H2 प्लस I2 इट फॉर्म्स 2HI और मुझे कहा गया इसका केसी एक्सप्रेशन पे लिखते हैं और इसका यूनिट भी बताते हैं। तो मैंने इसका केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखा, प्रोडक्ट के है रिएक्टेंट के, इसका मतलब HI है और यहाँ पर क्या आएगी पावर। इसका मतलब है इस इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट्स भी मौजूद हो तो आप उन कोफिशिएंट्स को कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो x a y b इट फॉर्म्स m c और n d, कोई भी नंबर्स मौजूद है और जब आप इनका केसी फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट और जिसका कोफिशिएंट है वो पावर, फिर प्रोडक्ट फिर इसका कोफिशिएंट पावर, यानी जितने भी कोफिशिएंट हैं वो किसके तौर पर नजर आएंगे, पावर के तौर। तो हम भी यहाँ पर एच आई को किसके तौर पर देख रहे हैं, एच आई के साथ जुड़े हुए क्या लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा H2 और यहाँ क्या आएगा I2। हमने कैसी एक्सप्रेशन बनाया। अब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम, आपने इसका स्क्वायर ले लिया। H2 भी आपको भी बताया स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या था, मोल पर डीएन क्यूब और I2 का मतलब भी क्या था, मोल पर डीएन। सही है। इसका मतलब है ये स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप कहेंगे इस वक्त इस रिएक्शन में केसी की कोई यूनिट मौजूद नहीं। सही है। अगर आपको ये बात समझ आती है
आप मुझे नेक्स्ट वन इक्वेशन के लिए लिखकर जरा यूनिट बता दें। SO2 एंड इट फॉर्म्स 2SO3। इसके लिए मुझे केसी फॉर्मूला भी बता दें और इसके लिए मुझे यूनिट भी बता दें जल्दी से। क्विकली सॉल्व करें, क्विकली। क्या है वो? केसी फॉर्मूला क्या लिखा होगा? SO3 पावर, और यहाँ क्या आया होगा? SO2, और यहाँ क्या आया होगा? O2। पूरा सॉल्व ना करें तो बड़ा कॉमन सेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही होगी? 1/मोल पर डीएम क्यूब। तो इसका मतलब है यहाँ बनेगा डीएम क्यूब मोल इनवर्स। क्या बनेगा? डीएम क्यूब मोल इनवर्स। एक और इक्वेशन मुझे सॉल्व करके बताएं। दैट इज, इसके बारे में भी सवाल बड़ा आ रहा है। N2 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। इसकी भी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके दो। क्या है इसका यूनिट? जल्दी जल्दी। और मैंने आपने सॉल्व किया। आ रहा होगा 1 मोल पर डीएम क्यूब, और इसका क्या लेना है? स्क्वायर। क्या है इसका मतलब? इसका आंसर ये भी हो सकता है कि एमसीक्यू है ना, इस भी फॉर्म में आंसर आ सकता है। मोल माइनस DM6। सही है। मैंने इसको कौन सा डाल दिया? DM6, और फिर क्या लिखा? मोल माइनस। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? इसी के कुछ न्यूमेरिकल्स और फिर स्टडी की सारी बातों को हम पढ़ेंगे बीएड में, क्योंकि फिर हमारे पास आगे चैप्टर्स फर्स्ट ईयर में बहुत कम रह जाएंगे। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोइलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, उसमें थोड़ा सा रिव्यू ही करना होगा। अदरवाइज हमारे पास ये सेकेंड लास्ट चैप्टर चल रहा है।